अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर। इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 5/7/2016 को। तो चलिए, उससे पहले प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी अवहट। तो इसका उत्तर होगा डी, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट है। इनके क्रम इस प्रकार हैं: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। दूसरा प्रश्न है, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ए शौरसेनी अपभ्रंश से, बी मागधी अपभ्रंश से, सी अर्धमागधी अपभ्रंश से, डी ब्राचड़ से। तो इसका उत्तर होगा डी, सिंधी भाषा का जन्म ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश में प्राचीन 5 प्राकृतों के आधार पर 5 अपभ्रंश का विकास हुआ और इसी से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई। जैसे शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, इसमें बोली है ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। शौरसेनी से राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरिया, ढूढ़ाड़ी, मेवाती, मालवी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली का विकास हुआ। ब्राचड़ से सिंधी और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पहाड़ी हिंदी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। पैसाची हिंदी से पंजाबी और लहंदा का विकास हुआ है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट, बी पुरानी हिंदी, सी अपभ्रष्ट, डी देसी भाषा। इसका उत्तर है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? ए पहुंचर्यु, बी पाहुड़ दोहा, सी भविष्यत कहा, डी चित्रावली। इसका उत्तर है डी, चित्रावली रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 इसमें उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा रचित अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में प्रयुक्त प्रेमाख्यान काव्य है। पहुंचर्यु स्वयंभू द्वारा रचित पाहुड़ दोहा राम सिंह द्वारा तथा भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित है। ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में हैं। पांचवा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई? इसका उत्तर ए है 373, बी 347, सी 343, डी 350। तो इसका उत्तर होगा सी, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। अनुच्छेद 350 में प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है? ए हरियाणा, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा बी, दिए गए विकल्पों में मेरठ मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। शेष हिंदी भाषा क्षेत्र है। हरियाणा में हरियाणवी तथा दिल्ली में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्षेत्र पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी, बी कुतुबन, सी उस्मान, डी नंददास। इसका उत्तर होगा डी, नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं हैं, बल्कि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में ब्रज भाषा के कवि हैं। जायसी, कुतुबन, उस्मान सूफी काव्य धारा के अंतर्गत अवधी भाषा के कवि हैं। आठवां प्रश्न, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी।
इसका उत्तर होगा बी, डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रजभाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से एक पूरा पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते हुए भाषाई आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। 9वां प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है हिंदुस्तानी, हिंदुई, रेखता या दक्कनी। इसका उत्तर होगा ए, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। ये भाषा हिंदी और उर्दू दोनों के बोलचाल की भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और अरबी फारसी के उधार लिए गए शब्द दोनों कम होते हैं। ये हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के हिंद आर्य शाखा में आती है। ये देवनागरी या फारसी अरबी किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। 10वां प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या हड़ौती। तो इसका उत्तर होगा सी, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी की तथा मेवाती उत्तरी राजस्थानी और हड़ौती पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। हड़ौती बोली जयपुरी का अन्य नाम है, इसे ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बघेली। तो इसका उत्तर होगा डी, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली आती है। खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शौरसेन या अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? पिंगल, बी डिंगल, सी अवधी, डी अवहट। इसका उत्तर होगा ए, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है, जबकि अपभ्रंश एवं राजस्थानी के योग से डिंगल भाषा बनती है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट है। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? कोटा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़। इसका उत्तर होगा सी, धौलपुर हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है बल्कि यह मेवाती बोली का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली आदि। कोटा, बूंदी, झालावाड़ हड़ौती बोली का क्षेत्र है। कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या बिहारी है। तो इसकी व्याख्या है, कौरवी खड़ी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। कुरु जनपद की बोली होने के कारण राहुल संकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद आदि हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अन्य बोलियां हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरिया या ढूढ़ाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली है। 15वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? कीलाक्षर लिपि, खरोष्ठी, कुटिल लिपि या रोमन लिपि। तो इसका उत्तर होगा सी, देवनागरी लिपि का विकास कुटिल प्राचीन लिपि से हुआ। खरोष्ठी तो विदेशी लिपि थी जिसका प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश में था और जो उर्दू लिपि की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसका विकास सामी आर्मेइक लिपि से हुआ था। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि है। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उद्धन शिष्ट, बी उद्धन चिष्ट, सी उद्धन चिष्ट, डी उद्धन शिष्ट। इसका उत्तर होगा ए, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद है उद्धन शिष्ट। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि त द के बाद श हो तो त या द का च और श का छ हो जाता है, जैसे उत्धन श्वास, उच्छ्वास। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वांग्मय, उच्छृंखल, श्रेष्ठी, पुरस्कार। इसका उत्तर होगा डी, पुरस्कार व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है बल्कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, ह आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे प्रातः काल। इसका प्रातः काल, नमःकार, इसका हो जाएगा नमस्कार। शेष व्यंजन संधि का उदाहरण है।
निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? मुरारी, बी नील गगन, सी आजन्म, डी त्रिभुवन। इसका उत्तर होगा ए, मुरारी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह है मूढ़ दैत्य के शत्रु अर्थात कृष्ण या विष्णु। बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इसमें भी न तो मूर प्रधान है और न तो अरि अर्थात शत्रु, बल्कि कृष्ण या विष्णु पद की प्रधानता है। 19वां प्रश्न है, कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ए अभिशाप, बी अभिभाषण, सी अभिमान, डी अभिन्नता। इसका उत्तर होगा डी, अभिन्नता शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान में अभि उपसर्ग निर्मित है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है? ए सैंधव, बी यादव, सी किताब, डी दैत्य। इसका उत्तर होगा सी, दिए गए शब्दों में किताब प्रत्यय रहित शब्द है, शेष शब्दों में अप्रत्यय संलग्न, और इसमें क्रमशः सिंधु, यदु एवं दिति मूल शब्द है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। डी है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, तो इसका उत्तर सी होगा। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया, ये संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हों, इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार दो सरल वाक्यों को जोड़कर भी संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। 22वां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अंताक्षरी, बी सौंदर्यता, सी आशीर्वाद या डी संन्यास। तो इसका उत्तर होगा डी, वर्तनी की दृष्टि से संन्यास शब्द शुद्ध है। अन्य शुद्ध शब्द का इस तरह होंगे विवरण। देखिए, अंताक्षरी नहीं होगा बल्कि अंत्याक्षरी होगा, सौंदर्यता नहीं होगा बल्कि सौंदर्य या सुंदरता होगा, और आशीर्वाद नहीं होगा, आशीर्वाद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूजनीय, पूज्यनीय, व्यावहारिक, उपर्युक्त या मिष्टान्न। तो इसका उत्तर होगा ए, पूज्यनीय शब्द अशुद्ध है। अन्य शुद्ध शब्दों का विवरण इस प्रकार है। पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है, व्यावहारिक होता है, और मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? लघुत्तर, अनुगृहीत, लब्ध प्रतिष्ठित, अभिष्ट। तो लघुत्तर शब्द शुद्ध है। अन्य शुद्ध शब्दों का विवरण इस प्रकार है। अनुगृहीत नहीं होता, अनुगृहीत होता है। लब्ध प्रतिष्ठ नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। अभिष्ट नहीं होता है, अभीष्ट होता है। 25वां प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? ए विश्वनाथ, बी मम्मट, सी भामा, डी पंडितराज जगन्नाथ। इसका उत्तर होगा डी, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। यह कथन आचार्य पंडितराज जगन्नाथ का है। अन्य कथन इस प्रकार हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये परिभाषा विश्वनाथ की है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट की परिभाषा है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामा की परिभाषा है। 26वां प्रश्न, आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? ए निपुणता, बी प्रतिभा, सी जीवन इच्छा या डी प्रतिभा शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। तो इसका उत्तर होगा डी, दिए गए विकल्पों में दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास को माना है। इनके काव्य सृजन का प्रचलित श्लोक है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुनिर्मलम अमंदाश्च भी योगोष्या कारणम काव्य संपदा। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? ए भामा, बी वामन, सी आनंदवर्धन, डी कुंतक। तो इसका उत्तर होगा ए, आचार्य भामा ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। इनके अन्य काव्य प्रयोजन हैं
चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला ज्ञान, प्रीति। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति को माना तथा आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन विनय मुखीकरण प्रीति को माना है। आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, परमालाद यश को माना है। 28वां प्रश्न, जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरल वर्णन होता है वह कहलाता है गद्य, गीय, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति, नाट्य। तो इसका उत्तर होगा सी। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह खंड काव्य कहलाता है। जिसमें किसी एक देवापम सद्गुणोपेत राजा अथवा राजवंश की जीवनांकन किया जाता है वह महाकाव्य कहलाता है। गद्य काव्य के अंतर्गत आख्यायिका या कहानी और उपन्यास आदि आते हैं। यह केवल गद्य के रूप में होते हैं। कभी कभी इनमें बीच में कुछ भावोद्दीपक छंद भी रखे जाते हैं। गीतात्मक भाषा वाले संगीतपूर्ण नाटकों को गीति नाट्य कहा जाता है। इसमें संपूर्ण नाटक गीतों के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है। 29वां प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक या काव्यादर्श। तो इसका उत्तर होगा ए। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। यह भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है। इसे भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है। नाट्यशास्त्र 36 अध्याय या लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, रूपक, उपमा तथा दीपक की मीमांसा की है। काव्यालंकार के रचनाकार हैं भामा, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन और काव्यादर्श दंडी की पुस्तक है। 30वां प्रश्न, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र का। तो इसका उत्तर होगा बी। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानाभास है। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। उक्त कथन किसका है? भामा का, मम्मट का, दंडी का या वामन का। तो इसका उत्तर होगा सी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यह कथन आचार्य दंडी का है। यह काव्यादर्श ग्रंथ में संकलित है। भामा वक्रोक्ति पद का प्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य हैं। मम्मट निर्वेद अस्थायी भावोस्ति शांतो अपि नवमो रस परिकल्पना है। वामन सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन है। 32वां प्रश्न, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं वामन, आनंदवर्धन, भामा, पंडित राज जगन्नाथ। इसका उत्तर होगा बी। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन हैं। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। वामन काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त हैं। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। 33वां प्रश्न, रसगंगाधर ग्रंथ के रचयिता हैं ए विश्वनाथ, बी भरत मुनि, सी मम्मट, डी पंडित राज जगन्नाथ। इसका उत्तर होगा डी। रसगंगाधर ग्रंथ के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। विश्वनाथ ने 10 परिच्छेद अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है। इसमें कुल 10 अध्याय या उल्लास हैं। निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? ए वर्ण विन्यास वक्रता, बी पद पूर्वार्ध वक्रता, सी प्रबंध वक्रता या डी शब्द वक्रता। इसका उत्तर होगा डी शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्थ वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता एवं प्रबंध वक्रता वक्रोक्ति के भेद हैं।
किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? ए मम्मट, बी विश्वनाथ, सी भामा या डी आनंदवर्धन? तो इसका उत्तर होगा ए। आचार्य मम्मट ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? ए रस मीमांसा, बी रस सिद्धांत, सी रसज्ञ रंजन, डी साहित्य दर्पण? तो इसका उत्तर होगा बी, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। 37वां प्रश्न, ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? वस्तु, अलंकार और रस, बी भाव, कल्पना और अलंकार, सी अलंकार, रस और कल्पना, डी बुद्धि, भाव और अलंकार? इसका उत्तर होगा ए, ध्वनि के त्रिविध प्रकार वस्तु, अलंकार और रस हैं। ध्वनि का वर्गीकरण आनंदवर्धन द्वारा किया गया है। 38वां प्रश्न, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है? अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद? इसका उत्तर होगा बी, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। अनुमितिवाद रस निष्पत्ति विषयक मत शंकु का है तथा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद रस निष्पत्ति विषयक मत भट्ट लुल्लट का है और भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक का रस निष्पत्ति विषयक मत है। 39वां प्रश्न, आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती हैं? कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव या आहार्य अनुभव? इसका उत्तर होगा बी, आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, सात्विक अनुभव कहलाती हैं। इसके अन्य भेद होते हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु अर्थात कंप, वैवण्य, अश्रु और 8वां प्रलय। इस प्रश्न पत्र का 40वां प्रश्न, भाव का त्वम साधारणीकरणम की उक्त परिभाषा किसकी है? ए आचार्य शंकु, बी भट्टनायक, सी अभिनव गुप्त या डी भट्ट लुल्लट? तो इसके उत्तर होगा बी, भावकत्वम साधारणीकरण की परिभाषा भट्टनायक का है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत की। भट्टनायक ने काव्य के 3 क्रियाओं को व्यापार मानते हुए अभिधा काव्यार्थ की प्रतीति, बी भावकत्वम साधारणीकरण और सी भोजकत्व रस का भोग। तो इस प्रश्न पत्र को मैं अब यहीं पर विराम देना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। 41वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई समान सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। और एजुकेशनल ग्रुप में अपने जो भी बच्चे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या नेट जेआरएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हों वो वे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट और भी करना था, यदि आप कमेंट करते हैं तो कोई भी यदि विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है जो टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हो या नेट की, वो कम से कम बीएड जरूर उत्तीर्ण होगा, परास्नातक एमए होगा और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नेट क्लियर कर लिया होगा, पीएचडी क्लियर कर ली होगी, वे सभी पढ़ रहे होंगे। बहुत सी महिलाएं होंगी जो देख रही होंगी। फिर भी आप लोग इतना पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, फिर भी अपनी भाषा पर आप लोगों को संयम रखना चाहिए। जो भी आप बोलते हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आपका बोलना आपके व्यक्तित्व की पहचान कराता है। तो आप अपनी भाषा द्वारा अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं, यही कहना था। बाकी आप सभी स्वयं बुद्धिमान हैं और सभी लोग अच्छी खासी डिग्रियां लिए हुए हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।